हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो अब ये फाइनली लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की। सोचा तो था कि कल वाली वीडियो लास्ट हो जाएगी, बट एक्स्ट्रा टाइम लग ही गया उसे समझाने में। आई डोंट नो कैसे। चलिए ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं हम। ठीक है, ये लास्ट पार्ट ही है इस चैप्टर का। अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, तभी आपको ये यहाँ तक की वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं हम बात कर रहे थे कि NaCl से आखिर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है उससे आखिर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। तो हम ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर चुके थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात कर चुके थे, और बेकिंग सोडा के बारे में बात कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। तो देखो, वॉशिंग सोडा जो होता है आपका, वो एक्चुअली किस तरीके से काम करता है, बनता कैसे, पहले वो देख लेते हैं। सिंपल है, जो आपने कल पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, उससे रिएक्शन होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और उससे रिएक्शन होती है। तो आपका बेसिकली कंपाउंड क्या बन जाता है जब उसे हीट करते हैं आप, तो उससे बन जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर भी साथ में बनता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट बना, इसी सोडियम कार्बोनेट के हेल्प से बनाया जाता है आपका वॉशिंग सोडा। तो जब आप इसी सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ मिलाते हैं तो इससे बेसिकली होता क्या है कि एक Na2CO3 से 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल इस Na2CO3 से जुड़ जाते हैं। अब आप लिख इसे ऐसे रहे हैं, समझ में आया। असल में फॉर्मूला लिखा किसी और तरीके से जाता है, लेकिन आपकी समझ बनाने के लिए ये कुछ इस तरीके से लिख दिया जाता है। असल में बताऊँ ये कैसे लिखा जाता है। असल में ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है, Na H2O 10 CO3। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है। इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, बट फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से आप इसी तरीके से लिख लीजिए। तो इसमें हो क्या रहा है कि जब आप पानी इसमें मिलाते हैं तो पानी के 10 मॉलिक्यूल एक सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले से जुड़ जाते हैं, उसके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, और यही बन जाता है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वॉशिंग सोडा आपका किससे बना है। वॉशिंग सोडा बना है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और हमें ये पता है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे बना है, NaCl से। इसीलिए हम इसे भी NaCl का ही बाई प्रोडक्ट मानते हैं कि ये NaCl की वजह से ही बन रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली तो ये उसी की वजह से बन रहा है। समझ में आ गया। चलिए, तो हो क्या रहा है, ये जो सॉल्ट है आपका, ये भी कैसा है, बेसिक ही है, क्योंकि वाटर ही तो जुड़ा है इसमें। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये जो 10H2O जुड़े इस फॉर्मूले में, जो हमारे 10 H2O ये जो जुड़े हैं, ये 10H2O आखिर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। What does 10H2O signify? Does it make Na2CO3 wet? जब हमने ये बोला कि पानी इससे जुड़ चुका है, H2O के मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि वॉशिंग सोडा ये गीला है? असल में नहीं। ठीक है, असल में गीला नहीं है। इट्स नॉट वेट, इट्स नॉट वेट, ये गीला नहीं है, ध्यान रहे। ये वाटर मॉलिक्यूल ये कुछ इस तरीके से जुड़े हैं कि ये इसके कंपाउंड में जुड़ गए हैं, इसे गीला नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके फॉर्मूले से ही जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये गीलापन नहीं है इसका, लेकिन हाँ H2O इसके अंदर है। इसीलिए इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, इन H2O को बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये वाटर क्रिस्टलाइज हो चुके हैं। ठीक है, ये पानी गीला नहीं है, ये इस फॉर्मूले में क्रिस्टलाइज हो चुका है, जुड़ चुका है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सिंपल भाषा में अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपसे जो आएगा हम वो बात करते हैं, तो आपका ये आ सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, तो आपको पता है कितना है,
10H2O, 10H2O है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया? जितने मॉलिक्यूल डॉट करके जुड़े हैं H2O के, वही उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सिंपल। चलिए, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, वॉशिंग सोडा है आपका, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? यूजेस एप्लीकेशन के बारे में बात कर ले तो सबसे पहला यूज़ कहाँ है आपका? ग्लास इंडस्ट्री में होता है, ग्लास बनाने में, कांच बनाने में, सोप बनाने में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा बोरेक्स जैसे कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सोडियम का कंपाउंड बनाने में यूज़ होता है, जैसे बोरेक्स हो गया। फिर इसके अलावा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है क्लीनिंग एजेंट में। नाम से पता चल रहा है वॉशिंग सोडा है, तो साफ़ सफाई में तो यूज़ होगा ही, तो घर में जो साफ़ सफाई होती है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। जो वाटर परमानेंटली हार्ड हो जाता है, मतलब खारा पानी जो होता है, ठीक है, उसे भी साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, उसके खारेपन को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, उसे हम बोलते हैं रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। खारे पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं ना इंग्लिश में, तो ये जो हार्ड वाटर है, खारा पानी है, इसके खारे पानी को खारापन दूर करने के लिए यूज़ होता है वॉशिंग सोडा, ठीक। तो ये यूजेस हो गए, इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, याद कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? क्या ये जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं ये सच में ड्राई होते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने अपनी लैब में ब्लू कलर का वो कंपाउंड देखा होगा, क्रिस्टल देखा होगा, जिसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये क्या होता है? ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है। पर क्या ये सच में ड्राई होते हैं पूरी तरीके से? देखा जाए तो नहीं, ठीक है। भले ये गीलापन नहीं देते, देखो ये वेट नहीं है, ठीक है, गीला नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ड्राई भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ये पूरी तरीके से ड्राई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो असल में कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट के इस ब्लू कलर का जो कंपाउंड है, इसमें 5 H2O जुड़े हुए हैं, ठीक है, तभी इसका कलर ब्लू कलर का है, ठीक। तो इसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दे रखी है कि आपको कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल के और हीट करना है, ठीक है। अब हीट करने से पहले कलर क्या था? ब्लू कलर का था। आप जब हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर वाले हिस्से पर पानी जमने लगेगा, वेपर्स जमने लगेंगी। ये जो छोटी छोटी बूंदें दिखा रखी हैं, ये वेपर्स की दिखा रखी हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जमने लगेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्रिस्टल के अंदर पानी था, जो कि अब हीट करने पर निकल रहा है। तो पूरी तरीके से ड्राई तो नहीं है, हाँ, उसे वो टच करने में गीला भी फील नहीं हो रहे, लेकिन वो ड्राई भी नहीं है, क्योंकि पानी तो है उनके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये भी देखनी है कि उसका कलर कैसा है। तो उसका पहले कलर ब्लू था, लेकिन जब आप उसे हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद CuSO4 अलग हो जाता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है। दिखाई नहीं दे रहा? ओके, इधर दोबारा से देख लीजिए। जब आप CuSO4.5H2O को हीट करते हैं तो इसके जो 5 H2O हैं वो अलग हट जाते हैं, अलग निकल जाते हैं, जैसा कि आपने अभी एक्टिविटी में देखा। और इसके अलावा जो आपका CuSO4 है वो अलग हो जाता है। तो इसका पहले कलर क्या था? पहले तो इसका कलर था ब्लू, नॉर्मली यही होता है इसमें, है ना, पहले इसका कलर था ब्लू, लेकिन बाद में जब इसमें से H2O निकल गया तब इसका कलर वाइट हो गया है। ध्यान रखिएगा, देखो इससे पहले जब भी हम नॉर्मली CuSO4 की बात कर रहे थे तो उसका कलर ब्लू लिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम इन 10H2O या 5H2O जो भी लिखे होते हैं हम उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम नॉर्मल सिचुएशन में कॉपर सल्फेट बोल रहे होते हैं तो हम इस फॉर्मूले के बारे में बोलते हैं। भले हम लिखते सिर्फ इतना ही है CuSO4, लेकिन हम बात कर रहे होते हैं इस पूरे फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। क्योंकि आप जैसे भी इस CuSO4 को जैसे ही दोबारा पानी में मिक्स करोगे, इस वाइट वाले को जैसे ही वाटर में मिक्स करोगे, ये फिर से CuSO4.5H2O बना लेगा और ये ब्लू ही हो जा रहा है अल्टीमेटली। आप इसे ऐसे भी खुला छोड़ दोगे तो हवा में जो नमी है उसके साथ रिएक्ट करके फिर से ब्लू ही हो जाना है। तो एक्चुअल इसकी स्टेट यही है, हम उसे हीट करके एक्स्ट्रा कंडीशंस में रिमूव कर देते हैं हीट को, पर नेचुरली वो यही है। तो हम नेचुरली CuSO4 ही बोलते हैं, ठीक है। बस अल्टीमेटली जब आपसे क्वेश्चन पेपर में ये बोला जाए कि अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट करें तब क्या होगा,
तब आपको ये लिखना है शुरुआत में कि आपका असल में जो कॉपर सल्फेट लिया है उसमें 5H2O है, और फिर जब आप हीट करेंगे तब वो दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन और किसी सिचुएशन में आपको CuSO4 दे रखा है, तब आप यही मानेंगे कि वो CuSO4 यही है, ब्लू कलर का, तो उसका कलर आप ब्लू ही लिखेंगे। बस इस केस में, जब इस स्पेशल केस में जब आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात कर रखी है, तब आप CuSO4 का वाइट लिखेंगे और CuSO4 5H2O का ब्लू लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ इस स्पेशल केस में आपको लिखना है, वरना हम जनरली इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसने बोला आगे अगर आप पानी मिला देंगे तो क्या होगा, उसमें पानी मिला देंगे तो उसका कलर फिर से ब्लू हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड, ठीक, जैसे ही आप उसमें 2-3 ड्रॉप पानी मिलाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जो भी वाटर था, ठीक है, वो असल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, ठीक, लेकिन वो निकल जाता है हीट करने पर, और उसका सॉल्ट कैसे अपीयर होता है, आपका वाइट कलर का अपीयर होता है। जो ब्लू कलर का सॉल्ट था वो वाइट कलर का अपीयर होता है। नजर आ रहा है? ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन। तो असल में क्या है, ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है जो कि किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले से जुड़े हुए होते हैं। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। एक फार्मूला यूनिट से जो वाटर का अमाउंट जुड़ा हुआ है वो कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट में 5H2O जुड़े हुए हैं तो वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। 5 मीन्स पेंटाहाइड्रेट मीन्स वाटर, ठीक है, पेंटाहाइड्रेट। सिमिलरली जैसे कि हमने वॉशिंग सोडा का बात किया था, तो उसमें भी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फॉर्मूला था, 10H2O जुड़े हुए होते उससे। समझ में आ गया? तो अब आपको समझ में आ गया कि नाउ यू वुड आंसर कि वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2 इज वेट। जो आपका सोडियम कार्बोनेट है वो कैसा है, वेट है। अब इस वेट का मतलब सिर्फ इतना है कि उसमें पानी कंटेंट है, वो गीला नहीं है। आप टच करेंगे तो आपको वो गीला नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इस वेट का मतलब है कि उसमें पानी कंटेंड है, ठीक है। वेट के 2 मतलब हैं साइंस में यहाँ पर, इस केस में कि एक वेट तो हो गया कि जो हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं गीला, ठीक है, तो वो गीला नहीं है। आप कभी भी वॉशिंग सोडा लाएंगे वो एकदम पाउडर फॉर्म में होगा, गीला नहीं होता, ठीक है। लेकिन साइंटिफिकली हमें ये बताना है कि वो कैसा है, वो गीला है, ठीक है। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर इसे कर ही लीजिए, इट इज़ वेट कर लीजिए, ठीक है, पता चले बाद में आप फिर, अभी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाद में आप कंफ्यूज होते रहें, तो ये कर लीजिए इट इज़ वेट, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी है, इतना ही मान लीजिए। बस ये मान लीजिए कि इस वेट का मतलब ये नहीं है कि वो गीला है, ठीक है। इस वेट का मतलब सिर्फ ये है कि उसमें पानी है, नमी है हल्की सी, ठीक। चलिए, ऑन अदर सॉल्ट विच possesses वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। इसके अलावा आपको एक और फॉर्मूला दे रखा है जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है जिप्सम। जिप्सम जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट बाई हाइड्रेट, 2H2O है, ठीक है। अब ये जिप्सम है क्या? आप सब ने ये जिप्सम देखा हुआ है। जब भी आप कोई मूर्ति लेके आते हैं, ठीक है, वो मोस्टली जिप्सम की बनी होती है। आप फॉल सीलिंग करवाते हैं, वो जिप्सम की बनी हुई होती है। हाँ, वही जिप्सम जिसे आप POP के नाम से जानते हैं, है ना, असल में वो जिप्सम हो जाता है। आप लेकर शुरुआत में POP आते हैं, लेकिन वो बाद में जिप्सम बन जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम जिप्सम कह लें या POP। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O।
अब इस हाफ H2O का मतलब बेसिकली ये नहीं है कि पानी का आधा टुकड़ा इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये मतलब नहीं है। होता क्या असल में होता ये है कि दो CaSO4 से एक H2O जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि एक से आधा जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, CaSO4.12H2O। एक्चुअली दो CaSO4 होते हैं और एक H2O होता है, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है कि एक से कितने जुड़े हैं। हर फॉर्मूले में यही कर रहे हैं ना हम, एक CuSO4 से कितने जुड़े हैं, ठीक है, या एक Na2CO3 से कितने जुड़े हैं, है ना, वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। तो एक CaSO4 से कितने जुड़े हैं, हाफ H2O जुड़े हैं, वही हमने लिख दिया है, ठीक। पर इसका मतलब ये नहीं कि आधा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है, वाटर मॉलिक्यूल आधा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हेमी हाइड्रेट, इसे बोलते हैं हेमी, आधा, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ओके, ये हो गया, अंडरस्टूड। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही नाम क्यों है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है, इसकी हिस्ट्री है कि पेरिस में एक हिल होता है, हिल था, नाम था उसका मॉन्ट मार्ट्रे, आई थिंक कुछ ऐसे ही था, मॉन्ट मार्ट्रे हिल था, जो कि पेरिस में है। तो इस पेरिस में ये जो हिल था, यहाँ पाया गया, ठीक है, क्या पाया गया, जिप्सम, यहाँ पाया गया जिप्सम। अब आप बोलेंगे हैं पाया तो जिप्सम गया, हम बात POP की कर रहे हैं। आते हैं, सुनो तो सही। तो देखो, इस मॉन्ट मार्ट्रे हिल पर, पहाड़ी पर जिप्सम पाया गया, और यहीं से जिप्सम को खोद के और उस जिप्सम से बनाया गया क्या, POP, ठीक। और फिर POP की इतनी डिमांड हुई कि जब भी ये POP मंगाया जाने लगा, तो POP कहाँ बन रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पेरिस में बन रहा है। तो फिर प्लास्टर करने के लिए पेरिस से मंगाया जाता था ये मटेरियल, और फिर धीरे धीरे ये इतना पॉपुलर हो गया कि इसका नाम ही हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये पेरिस से बनाया जा रहा था। बाद में फिर जब जहाँ जहाँ कहते हैं जिप्सम मिला, वहाँ से बनने लगा, लेकिन शुरुआत में ये पॉपुलर पेरिस से ही हुआ, और मिला कहाँ, पेरिस के एक हिल में, मॉन्ट मार्ट्रे में। अब ये नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसलिए मैं आपको ये याद करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, बस एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आया था शुरुआत में कि पेरिस सब जगह इस पाउडर को, इस प्लास्टर को भेज रहा था, जिसकी वजह से इसे नाम दे दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जिप्सम से बेसिकली POP बनता है। अब ये जिप्सम से POP बनता कैसे है, ये देख लेते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, CaCOSO, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम मिला, ठीक है। इस जिप्सम को क्या किया गया, हीट किया गया। हीट करने से क्या हुआ, इसमें से CaSO4.12H2O बचा और 1.5H2O निकल गया, अलग हो गया। अब मैं फिर से कहूँ वही बात कि असल में 1.5 मॉलिक्यूल नहीं निकला है, ठीक है। असल में हुआ क्या है कि यहाँ से 3 मॉलिक्यूल निकले हैं, ठीक है, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल निकले हैं। वो कैसे निकले हैं, 3 मॉलिक्यूल तब निकले हैं जब यहाँ पर CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल थे, ओके, CuSO4 के 2 मॉलिक्यूल थे। कन्फ्यूज़न हो गई है क्या आपको, इसे करके दिखाऊं मैं, रफ वर्क के लिए करके दिखा रहा हूँ बस। एक्चुअली क्या था कि फॉर्मूला क्या था आपका, कि फॉर्मूला था CaSO4 2 थे डॉट 4H2O थे, ठीक है। तो वही चीज़ कि ये 2 से 4 कट गया तो आपका क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया,
ठीक है, इसलिए हमने इसका फॉर्मूला ये लिख दिया। अब जब हमने इसे हीट किया तो क्या हुआ, हुआ ये कि CaSO4 जो दो थे उनसे एक H2O जुड़ा रह गया, एक को लिखते नहीं, बस मैं लिख के दिखा रहा हूँ, है ना, और आपके 3 H2O अलग हो गए। समझ में आया? इस तरीके से। लेकिन इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ इसे आगे 2 ही लिख लीजिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब इसे 2 से डिवाइड किया, ठीक है, ये कट गया, इसे 2 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, इसे 2 से डिवाइड किया तो ये कट गया, इसे 2 से डिवाइड किया तो ये 1/2 हो गया, इसे 2 से डिवाइड किया तो ये 1/2 हो गया। 3/2 कर लो या 1/2 कर लो, एक ही बात है। तो अल्टीमेटली यही इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, CaSO4 को हीट करने पर, जिप्सम को हीट करने पर आपका POP बना। अब फिर क्या होता है, इस POP में हम क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, है ना। ये POP क्या है, वही जो आप अपने फॉल्स सीलिंग में यूज़ कर रहे होते हो, या आपका हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर आपका प्लास्टर बांध देता है ताकि आपकी बोन ना हिले, ये वही POP है। और आप इस POP को यूज़ कैसे करते हो, आप इसमें मिला देते हो पानी, ठीक है। और जब आप पानी मिला देते हो तो ये फिर थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये फिर से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है जिप्सम। मीन्स यही वाली रिएक्शन फिर से अपोजिट हो जाती है, ये और ये दोनों मिलकर आपका ये बना लेते हैं। तो ये वाली रिएक्शन हो गई जिप्सम फॉर्मेशन की। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए, अगर आपको POP दिया हुआ है, ठीक है, तो POP का क्या फॉर्मूला है आपका, POP का फॉर्मूला है CaSO4.12 H2O, और इसमें मिला दिया आपने पानी। कितना मिलेगा इसमें पानी, 1.5, तो क्या बन जाएगा CaSO4.2 H2O। ये क्या बन गया आपका, जिप्सम, ये बन गया आपका जिप्सम। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जिप्सम का फॉर्मेशन होता है, पर असल में नेचर में जिप्सम पाया जाता है, उसे हीट करके हम POP बनाते हैं, फिर उस POP का बाद में पानी मिलाकर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसे हीट कितने टेम्परेचर पर किया जाता है, 373 केल्विन पर, 373 केल्विन, इंपॉर्टेंट है 373 केल्विन, क्योंकि आप किसी भी टेम्परेचर पर हीट करोगे तो इस हिसाब से तो पूरा का पूरा वाटर निकल जाना चाहिए, है ना। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर नाप लिया जहाँ पर आपका 1.5 H2O निकल पाता है, और वो क्या है आपका 373 केल्विन। 373 केल्विन पर जब आप जिप्सम को हीट करते हैं तभी जाकर वो क्या बनता है, POP बनता है। एट 373 केल्विन POP बनेगा। समझ में आ गया? चलिए, बाकी आपको पता है कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है। ये आपकी बोन्स को, फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट पोजीशन पर लाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। आपने, अच्छा ओके सॉरी, देखा नहीं आपको, देख लीजिए। ये जो आपकी टूटी हुई बोन्स होती हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं, उन्हें राइट पोजीशन पर लाने के लिए यूज़ हो रहा होता है POP, ठीक। इसके अलावा और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है, ये टॉयज़ बनाने में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। जो मूर्तियाँ वगैरह आती हैं उन्हें बनाने में यूज़ हो रहा होता है। जितना भी डेकोरेशन का मटेरियल होता है उसमें यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। सरफेस को स्मूथ करने में यूज़ हो रहा होता है, फॉल्स सीलिंग में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। जो आप ऊपर फॉल्स सीलिंग की डिज़ाइन लगवाते हैं उसमें यूज़ हो रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। एक बार इन टेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। राइट द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर। याद है आपको, यह है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। वो सब्सटेंस बताना है आपको जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, मतलब कि दूसरा सब्सटेंस जो कि क्लोरीन के अलावा यूज़ होता है। तो वो कौन सा चीज़ है, वो है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप यूज़ करते हो, Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हो, तब आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। वो कंपाउंड बताना है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, मीन्स हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। याद है आपको, कौन सा है वो, वॉशिंग सोडा। कौन सा है, वॉशिंग सोडा। क्या फॉर्मूला था वॉशिंग सोडा का,
Na2CO3.10H2O, ठीक है ना, वॉशिंग सोडा। वट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। क्या होगा जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन याद है आपको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, राइट। गिव द इक्वेशन, आपको इक्वेशन लिख के दिखा देनी है पूरी की पूरी, लिख देंगे आप, वेरी गुड। भूल गए क्या? ये वाली इक्वेशन है, ये वाली दिखाई दे रहा है। NaHCO3 को हीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और H2O बना और Na2CO3 बना, ठीक है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। इक्वेशन लिखनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर के बीच में, तो वो ये वाली रिएक्शन है आपकी CSO4.12H2O, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से 1.5 H2O के साथ रिएक्ट कराना है, तो आपका जिप्सम फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको ये रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है, अंडरस्टूड। तो ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं पूरे, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार इन क्वेश्चंस पे भी नज़र मार लें, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। कोई क्वेश्चन हो जिस पे आपको प्रॉब्लम हो तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लें। आपके पास आधा घंटा ही है, 26 मिनट है ना, तो ठीक, आपकी वीडियो 26 मिनट पे फिलहाल। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज़ लाइकली टू बी। आप ही बताइए, अगर एक सॉल्यूशन है जो कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स वो क्या होगा, बेस होगा, और बेस का pH कितने से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कौन सा है 7 से ज़्यादा, 10। ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ड एग शेल। क्रस्ड एग शेल के साथ हमने एक सॉल्यूशन मिलाया है, ठीक है। क्रस्ड एग शेल का याद है फॉर्मूला क्या होता है, एग शेल्स का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है। तो जब उसे रिएक्ट कराते हो तो आपकी एक गैस निकलती है, ठीक है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो ये कौन सी गैस हो गई, CO2 हो गई, क्योंकि ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर दे के मिल्की बना देती है। तो सॉल्यूशन कंटेन, सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, ठीक है, आप बताइए सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए। तो वो क्या होगा आपका HCl होगा। क्यों HCl होगा, आपको याद है, जब एसिड कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी 3 चीज़ें निकलती हैं, सॉल्ट निकलता है, वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसीलिए ये क्या है आपका HCl है। नेक्स्ट, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। 10 ml NaOH पूरी तरीके से 8 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज कर देता, मतलब 10 ml आपको NaOH चाहिए और 8 ml HCl चाहिए। अगर आपने 20 ml NaOH लिया तो आप बताइए HCl किस अमाउंट में चाहिए होगा। ऑब्वियसली अगर आपने NaOH का अमाउंट डबल कर दिया है तो आपको HCl भी डबल अमाउंट में चाहिए होगा। तो HCl पहले अगर 8 लग रहा था तो आप कितना चाहिए, आपको 16। समझ में आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग ऑफ इंडाइजेशन। इनमें से कौन सी चीज़ आप इंडाइजेशन के लिए यूज़ करते हो। तो सिंपल है, एंटासिड है, कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात यूज़ नहीं करनी है। वैसे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है जो कोई भी वायरस वगैरह को मारता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। एनाल्जेसिक होती है वो दवाइयाँ जो कि आपको पेन से रिलीफ दिलाती हैं, ठीक है, पेन किलर जिन्हें हम कहते हैं। एंटीसेप्टिक होता है वो दवाइयाँ जो आपको स्किन के ऊपर लगानी होती है ताकि सेप्टिक ना हो, ठीक है, कोई भी जर्म्स वगैरह आपके शरीर के ऊपर जो स्किन पर लगे हुए हैं वो मर जाएं, एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक आप खाते हो, एंटीसेप्टिक आप लगाते हो, ठीक है, दोनों ही जर्म्स को मारते हैं। ओके, राइट वर्ड इक्वेशन देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन। इन सब के लिए आपको रिएक्शंस लिखनी है, तो आप इनके लिए लिख ही सकते हो, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। बहुत जो आपने पीछे पढ़ा है वही सब है, जो डिफ़िकल्ट होगा मैं थोड़ा उसी के लिए कर दूं क्योंकि आई थिंक टाइम ज़्यादा हो रहा है। कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन एटम। इसके बारे में सीधे सीधे डिस्कस किया हुआ है कि एल्कोहल ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है, फिर भी वो एसिड की तरह रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि जब इन्हें पानी में घोलते हो तो आपको H+ आयन नहीं मिलते। वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
जो डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, लेकिन रेन वाटर करता है। सिंपल सा रीज़न है, जो आपका डिस्टिल वाटर होता है उसमें कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते, नो आयंस। डिस्टिल वाटर में कोई आयन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि रेन वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आयंस बनते हैं, ठीक है, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? एसिड्स पानी की एब्सेंस में एसिड जैसा शो क्यों नहीं होता? क्योंकि एसिड तभी शो होगा जब वो H+ आयन देगा, और पानी में घुलने के बाद ही H+ आयन देगा, ठीक है। तो अगर पानी में नहीं घुला तो H+ आयन नहीं देगा, और H+ आयन नहीं देगा तो वो एसिड के कैरेक्टर शो भी नहीं करेगा। 5 सॉल्यूशन ABCDE व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर pH दिस रिस्पेक्टिवली, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? आपको इनमें से सबका बताना है कौन सा क्या है। तो देखो, जो 7 है वो न्यूट्रल है, आपको पता है, तो 7 क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो पहले का आंसर हो गया 7 किसके लिए है, डी के लिए है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये इनके हिसाब से दे रखा है। 7 pH है डी का, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल कौन सा हो गया, डी हो गया। स्ट्रांगली एल्कलाइन, एल्कलाइन मीन्स बेस, और स्ट्रॉन्ग पूछा उसने, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, ठीक है। तो बेस हो गया 7 से ज़्यादा, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो ज़्यादा pH वाला होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हैं 7 से ज़्यादा, एक है 11 और एक है 9, तो ज़्यादा कौन सा है, 11 है, 11 मीन्स सी, तो 11 है सी, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग है। तो फिर वीक कौन सा हो गया, वीक हो गया 9 वाला, और 9 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर है आपका स्ट्रांगली एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जो सबसे कम pH का होगा, तो सबसे कम pH वाला कौन सा है, 1 कौन सा है यहाँ पर, बी, ठीक है। और वीक कौन सा होगा, 4 क्या है, ए। समझ में आ गया, चलिए। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन, अच्छा हाँ ये रह गया, अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इन्हें इस तरीके से अरेंज करना है सॉल्यूशंस को कि इनका हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन कहाँ बढ़ता है, जब pH नंबर कम होता है तब हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आपको कम करते जाना है। सबसे पहले 11, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, 11 से ज़्यादा क्या होगा 9 में, 9 से ज़्यादा होगा आपका 7 में, 7 से ज़्यादा होगा आपका 4 में, और 4 से ज़्यादा होगा आपका 1 में। इनके हिसाब से अब इनके नंबर भी, वो मार्किंग भी कर दीजिए। 11 किसका है आपका, 11 है आपका सी का, 9 है ई का, और 7 है आपका डी का, 4 है ए का, और 1 है बी का। तो ये इसकी रैंकिंग हो जाएगी, ठीक। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए और बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है टेस्ट ट्यूब ए में, और एसिटिक एसिड लिया है बी में। अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड आर सेम, मतलब ये दोनों एसिड जो लिए हैं वो इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब इज द फिजिंग अकर मोर वाइग्रेसली। सिंपल सा यहाँ पर एसिड के बारे में बात की है, तो एक इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि है HCl, दूसरा वीक एसिड है जो कि आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब इथेनॉइक एसिड, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, और ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा और ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन देगा, ठीक है, जबकि ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, इसलिए ये ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन नहीं देगा, सिंपल। फ्रेश मिल्क हैज़ pH ऑफ 6, जो ताज़ा मिल्क होता है उसका pH 6 होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। फिर इसका pH धीरे धीरे चेंज होने लगता है, जब ये दही में जमने लगता है तो इसके pH में चेंज होगा तो क्या होगा। देखो आपको पता है मिल्क है, मिल्क का pH 6 है, जब ये कर्ड बनेगा तो कर्ड कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, कर्ड कैसा होगा, एसिडिक होगा। और जब कर्ड एसिडिक होगा तो इसका pH क्या होगा, कम होता जाएगा, 7 से कम होता जाएगा, है ना। एसिडिक बता दी, सॉरी बेसिक बता दी क्या, pH एसिडिक है इसका, है ना। तो मिल्क का जो pH होता है वो थोड़ा एसिडिक ही होता है, फ्रेश वाटर का, फ्रेश मिल्क का जो pH होता है वो एसिडिक होता है, 6 pH होता है। अब धीरे धीरे वो इसी वजह से कैसा होता जाता है,
एसिडिक होता जाता है। तो बेसिकली क्या होगा इसका, लेस देन 6 pH होता जाएगा, pH इसका 6 से कम होता जाएगा धीरे धीरे, तो डिक्रीज होता जाएगा। ए मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। देखो जो दूध देने वाले भैया होते हैं वो अक्सर दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दूध पहले से एसिडिक है, ठीक है, गर्मियों के दिनों में वो ज़्यादा नहीं चलेगा, तो उसमें पहले से ही थोड़ा एसिड मिला दे, एसिड बोल रहा हूँ, थोड़ा बेस मिला देते हैं, जिससे वो ऑलरेडी थोड़ा सा बेसिक हो जाता है, थोड़ा सा एल्कलाइन हो जाता है। तो एक फ्रेश मिल्क है जो आपका 6 pH वाला है, उसे एसिड बनने में, कर्ड बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा। लेकिन दूसरा जिसमें हमने बेकिंग सोडा मिला दिया और उसका pH लगभग 7 या 7.8 कर दिया है, उसे इस मुकाबले में एसिड बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कर्ड बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आपका जो मिल्क है वो थोड़ा सा एल्कलाइन कर दिया जाता है, ताकि जो दूध है आपका वो ज़्यादा जल्दी फटे नहीं, उसकी दही ना जमे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मिल्क ज़्यादा टाइम क्यों लेता है? इसी वजह से टाइम लेता है क्योंकि इसका जो pH है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसे कम होने में टाइम लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जो POP होता है, पाउडर आता है, वो मॉइस्चर वाले कंटेनर में स्टोर नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न, क्योंकि मॉइस्चर अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये हार्ड हो जाएगा और फिर ये जिप्सम बन जाएगा। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड और बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, इसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। 2 एग्जांपल देने, आप दे दीजिएगा। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप पीछे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिया। चलिए, आपका फाइनली ये चैप्टर फिनिश होता है। अच्छे से तैयारी कर लीजिए इस चैप्टर की, साथ ही साथ ही आपने पढ़ा है तो याद भी साथ के साथ कर ही लिया होगा। बाकी कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ फ़ोन को मूवी की तरह देखने लगते हैं, तो प्लीज़ अपनी आदत सुधारिए, फ़ोन उठाइए। फ़ोन आप वीडियो फ़ोन की हेल्प से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बुक भी साथ में लेके बैठिए कीजिए, उसे पढ़ा कीजिए, उसमें नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा लेक्चर नहीं है, आपकी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली लाइफ प्रोसेस शुरू करते हैं या रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू करेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।